सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर वन शॉट के अंदर, जिसके अंदर हम यूनिट एंड मेजरमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एमएसटी सीटी के लिए कैसे हम इस चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे टाइप के थ्योरी, कैसे टाइप के क्वेश्चन सीटी में मिलते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। में आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? एक क्वांटिटी which does not depend upon any other physical quantity for its measurement is called fundamental quantity। तो बहुत सारे एग्जांपल है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारे एग्जांपल्स थे जो आपने क्लास 11 में पढ़े हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीटी में सब नहीं पूछा जाएगा। डिराइव्ड क्वांटिटीज तो बहुत सारे हैं, which depends on other physical quantity for its measurement, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जांपल वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है। These are the examples of derived quantities। ठीक है, बट द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कम्स इन सीटी इज दैट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती जो है वो दो टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। ये दो क्वांटिटीज के अंदर डिवीजन हुआ है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का। सो अब प्लेन एंगल किसे कहा जाता है? सबसे पहली बात तो प्लेन एंगल इज, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, इस फिगर को देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो पार्ट कवर किया जा रहा है, ये एंगल थीटा है, और ये जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है ये है एस से बता रहा हूँ। एंड दिस इज, इफ वी कंसीडर दैट दिस इज अ सर्कुलर पार्ट, तो ये हमारा हो जाता है रेडियस। ठीक है, तो इस हिसाब से प्लेन एंगल क्या रहता है? प्लेन एंगल जस्ट इट इज इन 2D। क्या होता है? 2D के अंदर होता है। सो इट इज देयरफॉर s इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जो प्लेन एंगल का होता है, s इज इक्वल टू r थीटा होता है। एंड s इज इक्वल टू r थीटा से हम थीटा की वैल्यू भी बता सकते हैं, विच इज s अपॉन r। ठीक है, तो आपको s अपॉन r याद रखना है। ये s जो है ये आर्क है एंड r इज द रेडियस। सिंपल। तो प्लेन एंगल के लिए ये हमें ध्यान में रखना है, और इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस आगे चलकर होता है, तो इनको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को याद करने के लिए, रिवाइज रखने के लिए सिंपल है। अब सॉलिड एंगल में क्या रहता है? तो सेम फिगर है, बट जो वो प्लेन एंगल 2D में है ये 3D में होता है। ठीक है, और ये जो पूरा एरिया कवर किया गया है, ये पॉइंट होता है, हम एरिया ए से बताते हैं, स्मॉल एरिया डी से बताएंगे अगर हम इसका छोटा सा पार्ट कंसिडर कर रहे हैं तो। एंड इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है डी अल्फा। अब ये ओमेगा बोला गया है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, और फॉर्मूला दिया गया है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर सॉलिड एंगल। ठीक है, तो दिस इज सॉलिड एंगल एंड दिस इज प्लेन एंगल। तो ये दो पार्ट होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के, जो आपको ध्यान में रखना है। एग्जांपल के साथ साथ इसके यूनिट भी ध्यान में रहने चाहिए। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ठीक है, सप्लीमेंट्री के अंदर क्या होता है? प्लेन एंगल का यूनिट होता है, यूनिट रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टे रेडियन। क्या होता है? स्टे रेडियन। दिस इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। तो ये दोनों पार्ट भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लास 11 से, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड से सवाल बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है ये, इसलिए इसको ध्यान से समझना जरूरी है। ठीक है, अभी पैरेलैक्स मेथड में हमको अगर इस चीज को समझना है तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि दिस इज माय प्लैनेट, या दिस इज एनी बॉडी। ठीक है, और इस बॉडी का सपोज इसको क्या कंसीडर करते हैं? सपोज इट इज अ सन। ठीक है, अब सन है ये, और सपोज दैट दिस इज माय अर्थ। ठीक है, अर्थ पे ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, एक यहाँ का और एक यहाँ का, ये दो पॉइंट हैं। दिस इज माय अर्थ। ठीक है, अब पैरेलैक्स मेथड क्या काम करता है? तो या तो वो डिस्टेंस बताने का काम करेगा, या तो एंगल बताने का काम करेगा। अब देखो, थोड़ा बात ध्यान से समझो। यहां से यहां तक के पॉइंट को ये मैं बोल देता हूं कुछ एंगल कवर कर रहा है, और ये जो कुछ डिस्टेंस है, प्लस यहां से ये अर्थ तक के दो पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, अर्थ तक के दो पॉइंट का डिस्टेंस, इस पार्ट पे ध्यान दो। तो ये जो एंगल बना है ना यहाँ पे, ये एंगल रहता है थीटा। ठीक है, और बात ध्यान से समझेंगे तो ये पॉइंट जो है, ये यहां से यहां तक जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल मतलब आर्क कुछ तो कुछ बना हुआ है, एंड इस आर्क को मैं स्मॉल b से डिनोट करता हूं, और ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल D से डिनोट करता हूं। ये कैपिटल D से, कहां से? द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ
एंड सन, इसको मैं कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो इसका सिर्फ अर्थ का डिस्टेंस, सन का जो अपना रेडियस है मतलब पूरा डायमीटर को मिलाकर, तो दिस इज डिनोटेड बाय बी, ठीक है। आगे अब अगर कोई पूछेगा कि ये पैरेलल मेथड के अंदर हमको क्या यूजफुल है, तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट अगर वो अर्थ पे है और अगर वो ऑब्जेक्ट आप अर्थ से देख रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा दूर, सेल्सियस पॉइंट बहुत ही ज्यादा दूर है, तो वो डिस्टेंस यहाँ से कितनी दूरी पे है ये हम कैसे बता सकते हैं, तो उसके लिए पैरेलल मेथड यूजफुल होता है, ठीक है। मैं एप्लीकेशंस बता दूंगा, पहले शॉर्ट ऑफ एक इंफॉर्मेशन देखते हैं। क्या होता है कि S इक्वल्स टू इस फॉर्मूले से ही बनी हुई चीज है वो, ठीक है। अब अगर मेरे को थीटा फाइंड करना है तो मुझे मालूम है थीटा इज इक्वल टू S बाय R होता है, ये R इंटू ये डिस्टेंस, तो ये R का मतलब ये पार्ट है, मतलब S थीटा इज इक्वल टू B बाय ये डिस्टेंस हो जाता है D। तो पैरेलल मेथड सिर्फ पूरी कहानी किधर से चालू हो रही है, इस स्टार्टेड विद प्लेन एंगल, सेम वही डिस्टेंस है, थीटा इज इक्वल टू B बाय D। अब इतना सिंपल तरीके से बताया गया, यही चीज याद रखनी है, बट B जो है ये क्या है हमको याद रखना है, दिस इज द डायमीटर ऑफ एनी बॉडी, एंड प्लस ये जो D है ये डिस्टेंस बिटवीन दी टू बॉडीज है, अर्थ से लेके सन तक का, या फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं, अगर ये अर्थ है ये जुपिटर है तो ये अर्थ से लेके जुपिटर तक का डिस्टेंस, इसको हम D बोलते हैं, और ये थीटा रहता है। अब अगर कुछ भी बोला जा सकता है, आपको बोला जाएगा D फाइंड करके बताओ, आपको बोला जाएगा B फाइंड करके दिखाओ, या फिर थीटा फाइंड करके दिखाओ। तो मैंने ये सारी चीजें समझा दी है, इसमें से आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि पैरेलल मेथड इज यूजफुल टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू बॉडीज व्हिच आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, आपको कोई भी स्टार का डिस्टेंस यहाँ से बताना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेल्सियस बॉडीज का डिस्टेंस अगर यहाँ से बताना है तो आप पैरेलल मेथड का यूज करके ये डिस्टेंस पता लगा सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट करने वाले पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले एक वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU इक्वल्स टू कितना होता है ये आपको ध्यान में रखना है। देखो ये चीजें जो है ये फाइंड करी जा सकती है, बट इसका क्या यूजफुल क्या होगा कि आप ये सारी चीजें है ना जल्दी से जल्दी आपको दिमाग में रहेगा तो आप डायरेक्ट आंसर टिक करके आगे निकल सकते हो, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारी चीजें फाइंड करने के लिए दी जाती हैं, हमको थ्योरी भी पता होती है, बट द इंपॉर्टेंट है आप उसको याद में रख सकते हैं। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना रहता है 1.496 into 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट वन लाइट ईयर कितना रहता है, वन लाइट ईयर इक्वल टू 9.47 into 10⁻15 मीटर होता है, एंड वन परसेक कितना रहता है 3.08 into 10⁻16, एंड ये मीटर होता है, और 3.26 लाइट आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगती है कि इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर्स फाइंड कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिलेटेड विद डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और नीट जेईई कॉम्पिटिशन एग्जाम में जितने भी है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इसके क्वेश्चंस को देखने से पहले हम इसकी कुछ थ्योरी को जान लेंगे ना तो हमको थोड़ा समझ में आएगा कि क्या चीज इसमें समझाई गई है। तो जल्दी जल्दी इन पॉइंट को कवर करते हैं हम। सबसे पहले डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस का सबसे पहले यूज क्या है, क्योंकि एप्लीकेशंस यूजफुल कितना है ये जरूरी हमको जानना पड़ता है, ठीक है। तो पहला जो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी गिवन क्वांटिटी है अगर उसका करेक्टनेस आपको बताना है तो हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि कैसे हम कोई भी क्वांटिटी का करेक्टनेस जान सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू u प्लस 80, मैंने इस चीज को लिखा, ठीक है। तो अब ये डायमेंशनली क्या करेक्ट है, फॉर्मूला इसका कैसे करेक्ट है उसको जानने के लिए हम डायमेंशनली इसको चेक कर सकते हैं। देखो मुझे बात बताओ, डायमेंशन हमें इनका पता रहना चाहिए, कैसे डायमेंशन निकालना है ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मेरा थ्योरी लेक्चर का सबसे पहला वीडियो ही देखो, उसके अंदर मैंने बता के रखा हुआ है, ठीक है, कि कैसे हम कोई भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब v इज इक्वल टू u प्लस 80 के अंदर हम जानते हैं v इज वेलोसिटी और उसका डायमेंशन ये होता है l⁻⁻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 ⁻
तो इसकी भी वेलोसिटी वही होगी, मतलब उसका भी डायमेंशन सेम ही होगा। प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है l⁻⁻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 ⁻
है, ये t⁻² और t⁻1, ये 2 में से 1 जा सकता है, तो बचेगा कितना 1, तो l⁻1 t⁻1 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी l⁻1 t⁻1 और यहाँ पर भी l⁻1 t⁻1। मतलब इन सबका परफेक्ट हर एक टर्म का डायमेंशन जो है वो क्या है, सेम है। और अगर डायमेंशन सेम हो गया है, दैट मीन्स ऐसा हम कह सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये भी करेक्ट है। तो देयरफॉर ये जो है ये हेल्प करता है डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए या फिर रिलेशन बताने के लिए कि कैसे गिवन क्वांटिटी करेक्ट है या गलत है।
जैसे सेम हम इसको भी चेक कर सकते हैं, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेम हम चेक कर सकते हैं न्यूटन का थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और ऐसे भी जितने भी फार्मूला जो बनते हैं हम उनको डायमेंशनली चेक करके बता सकते हैं कि गिवन फार्मूला या क्वांटिटी जो है वो करेक्ट है या गलत है। ठीक है, तो ये पहला इसका यूज हो गया डायमेंशन एनालिसिस का। इसका यूज एप्लीकेशन के तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इग्नोर करना बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप बहुत सारे सीईटी के जेईई के क्वेश्चंस है ना ऑन दिस बेसिस सॉल्व कर सकते हैं। आपको खुद को नहीं पता होता है कैसे सॉल्व करना है, तो फॉर दैट पर्पस हम इंतजार करेंगे, लेकिन हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना सीईटी के इस चैप्टर के तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 सेकंड, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा क्या यूज है इसका, अगर कोई भी क्वांटिटी दी हुई है हमें तो उसका रिलेशन कैसा होने वाला है वो हमें पता लगाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। दिस इज माय सेकंड एप्लीकेशन। कैसे कर सकते हैं सर, तो एप्लीकेशन देखने के लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको पता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, राइट। अब इसको अगर आपको डायमेंशनली चेक करना है ना तो कैसे आप चेक कर सकते हो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी को। लेट्स सी, हम ऐसा बोलते हैं कि t जो है वो डिपेंड करने वाला है किसके ऊपर। ये तो कांस्टेंट है तो इसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहती है, ओनली डिपेंड करने वाला l के ऊपर और g के ऊपर। अब सपोज दैट आपको ये फार्मूला ही नहीं पता होता तो आप कैसे इसको चेक करते हैं। तो लेट्स सी कि t जो है वो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और t जो है वो g के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर आप बोलते हैं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a और g टू द पावर b। ठीक है, फिर इसके बाद क्या काम रहता है, इन सब की फॉर्मूले को हम आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे। इसका डायमेंशन पुटअप करेंगे, लेंथ का डायमेंशन, देन ग्रेविटी का डायमेंशन, एंड देन उसके बाद हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसा रिलेशन मिलेगा कि a की वैल्यू हमको 1/2 दिखेगी और b की वैल्यू -1/2 दिखेगी। दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हो कि t की पावर जो है वो l टू द पावर 1/2 है और g टू द पावर -1/2 है। दैट मीन्स t विल बी इक्वल टू k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई है, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। मुझे मालूम है कुछ चीज समझ में नहीं आई होगी, मेरे को मालूम है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सिर्फ अभी फिलहाल इतना ही समझना है कि अगर हमें कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिलेशन अगर हमें बताना है तो हम इस सेकेंड डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके बता सकते हैं। आपको सिर्फ ये थ्योरी ध्यान में रखनी है, नथिंग एल्स इसके अलावा आपको जरूरी है। हम इसके एप्लीकेशन जब समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप एप्लीकेशन में बताते चलूंगा। सो उसके बाद इसका थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट ऑन सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कहने का मतलब क्या है कि दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, इसका हम रिलेशन देखकर बता सकते हैं कि इसका कन्वर्जन फैक्टर हम क्या बता सकते हैं। जैसे कि इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे 1 न्यूटन ये जो होता है ये एसआई के अंदर है, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। ये चीज निकालना कैसे पता चला हमें, तो यही एप्लीकेशन है, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन जो है ये कन्वर्जन फैक्टर बताता है हमें कि एक ऐसा यूनिट का कन्वर्जन सीजीएस यूनिट में कैसा होने वाला है। जैसे 1 जूल जो होता है ये हम सबको मालूम है 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको ध्यान में रखनी है, एंड दे आर ओनली पॉसिबल टू बी फाइंड बाय द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद आता है इसका डायमेंशनल क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का क्या ड्रॉबैक्स है वो हमको पढ़ना रहता है, बट दैट इज नॉट यूजफुल, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कहां फेल हो रहा है डायमेंशनल एनालिसिस। बट इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आता है एरर का, एंड एरर जो है ये क्वेश्चन यहां से थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट समझना चालू होता है, ठीक है। क्योंकि यहां तक पीछे की बात जो थी वो थ्योरी थी, थोड़ा बहुत समझने में डिफिकल्टी नहीं आती है, लेकिन यहां से आगे थोड़ा ध्यान देकर वीडियो को देखिए क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है इसके आगे के पार्ट। एरर्स पहले होते हैं एरर्स दो टाइप के, फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर, एंड सिस्टमैटिक एरर के भी दो टाइप होते हैं व्हिच इज इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड सेकंड वन इज पर्सनल एरर। फिर इसके बाद आता है दूसरा रैंडम एरर, और रैंडम एरर के बाद कॉन्सेप्ट नए चालू बिल्डअप होना चालू होते हैं। रैंडम एरर, इस एरर के कोई चार्जेस नहीं है, किसी भी तरह किसी भी कारण से आता है, वी डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट इज कॉल्ड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर के रीजंस होते हैं कि क्यों आ रहा है तो हम पता लगा सकते हैं, रैंडम एरर क्यों आ रहा है इसका रीजन हम पता नहीं लगा सकते, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है बट एट नॉट पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट, इसी रैंडम एरर की वजह से आगे की पार्ट शुरू होती है व्हिच इज एस्टिमेशन ऑफ एरर। अगर एरर्स है तो उस एरर को फाइंड करने की भी रिस्पांसिबिलिटीज बढ़ती है, तो इसी वजह से एस्टिमेशन ऑफ एरर का पार्ट चालू होता है। एंड एस्टिमेशन ऑफ एरर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद कंपटीशन, क्योंकि इसमें से सवाल नीट के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं विद द सेम पर्पस, सीटी के अंदर भी दिख जाता है एंड जेईई मेंस और एडवांस के अंदर तो रहते ही।
तो लेट्स सी एस्टिमेशंस ऑफ एरर के पार्ट कैसे हम इन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, और उससे पहले हम इनके थ्योरी देखते हैं कि कैसे एस्टिमेशंस ऑफ एरर निकाला जाता है। एस्टिमेशन ऑफ एरर के अंदर देखा जाए तो सबसे पहला मुद्दा आता है, इसके सब पार्ट्स हैं, ठीक है। हमें पहले अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन अगर फाइंड करना रहता है तो सपोज करता हूं मैं कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए मीन फाइंड करना है ना, तो सपोज करता हूं वी हैव a1 a2 a3 a4 डॉट 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 अप टू an n नंबर ऑफ टर्म्स जिसके हमको एरर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, आर द नंबर ऑफ एरर्स, क्वांटिटी चेक की गई है, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन अगर इसका निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा, विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू an डिवाइडेड बाय कितने मीन है, कितने एरर, कितनी क्वांटिटी है। अगर n मतलब फॉर एग्जांपल n जो है वो 10 है, तो 10 क्वांटिटीज है, तो सबको लिखकर ऐड करके डिवाइडेड बाय 10 कर देना है, ठीक है। तो ये होता है अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका। अब अरिथमेटिक मीन से क्या मिलने वाला है, अब उसके बाद आता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहला पॉइंट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालते हैं अभी ध्यान से समझो, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी शुरुआत है, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी तो आएगा ही, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ये मीन एरर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए मीन लिखता हूं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर अगर फाइंड करना है तो एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट सपोज अभी हमें एब्सोल्यूट एरर किसका फाइंड करना है, इक्वल टू ए मीन, ठीक है, माइनस a1। अगर हमें एब्सोल्यूट एरर पहले वाले का फाइंड करना है a1 का, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, a मीन माइनस a1। अच्छा, ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर हो गया। सेम इन द सेम वे अगर हमें एब्सोल्यूट एरर a2 का फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, a मीन में से a2 को माइनस करना पड़ेगा। इन द सेम फॉर्मेट अगर a3 का फाइंड करना है तो a3 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a मीन माइनस a3 करना पड़ेगा, एंड द सेम स्टोरी रिपीट्स एज इट इज। तो ऐसे करके हम एब्सोल्यूट एरर को फाइंड कर लेंगे। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a1 से बताया जाता है। एब्सोल्यूट एरर a2 का फाइंड करना है, डेल्टा a2 इक्वल टू a मीन में से a2 को माइनस कर दो। a मीन की वैल्यू हमको पता है, a मीन हमको वहां a1 हमको पहले से ही मालूम है, ठीक है। a मीन हमको मालूम है, a2 की वैल्यू हमको पता है, पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। अब ये जो दिया गया है इसका मतलब तुम्हारा आंसर जो भी आने वाला है वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इसके बाद एब्सोल्यूट एरर के बाद थर्ड वन आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर अगर आपको फाइंड करना रहेगा, पहले तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है ये देख लो। मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए मीन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब डेल्टा ए मीन अगर आपको फाइंड करना है तो डेल्टा ए मीन, जैसे हम मीन अरिथमेटिक मीन फाइंड किए ना, वैसे ही डेल्टा ए मीन फाइंड होता है। बट यहाँ चेंज क्या है कि ये जो वैल्यूज आई हुई है आपकी, ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करना पड़ता है। कौन सी वाली, एब्सोल्यूट एरर की जितनी भी वैल्यूज है सब पुट करोगे और सॉल्व करोगे, तब जाके आपको क्या मिलने वाला है, एब्सोल्यूट मीन एरर मिलने वाला है, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अरिथमेटिक मीन, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद हमको जो नेक्स्ट पॉइंट आता है एरर्स के अंदर, वो होता है हाउ रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करेंगे। सो रिलेटिव एरर को फाइंड करने के लिए रिलेटिव एरर फोर्थ बना, ओके, रिलेटिव एरर अगर ये फाइंड करना है तो सिंपल है कि जो भी आपका डेल्टा ए मीन आया हुआ है, डेल्टा ए मीन मींस एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन अरिथमेटिक मीन ए मीन, अगर इसको आप सॉल्व कर लोगे और जो आंसर आपका आने वाला है दैट विल बी द रिलेटिव एरर। एंड फाइनली पांचवा जो आता है वो होता है परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर अगर आपको फाइंड करना है तो आपका जो भी रिलेटिव एरर आया हुआ है, ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका परसेंटेज एरर मिल जाता है। रिलेटिव एरर कैसे मिल जाएगा, तो रिलेटिव एरर डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन का रेशियो अगर आप ले लोगे तो आपको डेल्टा ए मीन मतलब रिलेटिव एरर की वैल्यू, परसेंटेज एरर की वैल्यू ये सॉल्व करने के बाद आसानी से मिल जाएगी। सो नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का जो पार्ट है, विच इज अगर कोई भी क्वांटिटी आपको दी हुई है और उसका कॉम्बिनेशन एरर फाइंड करने को बोला है तो आप कैसे फाइंड करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा ध्यान से समझो इसको। x इज इक्वल टू a रेज़ टू m b रेज़ टू n c रेज़ टू p है और बोला है ये क्वांटिटी दी है और इसका बोला है कि एरर इन x कितना है ये बताओ।
तो एरर इन एक्स फाइंड करने के लिए मैं बताता हूं क्या करना है। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू, ठीक है, एम, ये पावर जो होता है ना, ये पावर आ जाता है फर्स्ट में, एम इनटू ये जो क्वांटिटी है इसका हो जाता है एरर के जैसा रिलेशन, डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस ये जो एन है ये इधर आ जाएगा इनटू डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस पी जो है ये इधर आ जाएगा और बन जाएगा ये डेल्टा सी अपॉन सी। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी अगर आपको दिया होगा और बोला रहेगा कि फाइंड द एरर इन इट, तो आप ऐसा करके एरर फाइंड कर सकते हो। एंड आई थिंक ये कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन सीटी के अंदर पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस हम सीटी के लेक्चर में करेंगे, कैसे सॉल्व करना है सारे। तो अब आप आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज के ऊपर सवाल कभी पूछा नहीं गया है, बट इंपॉर्टेंट है कि शायद तक पूछ ले, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रिपेयर कर रहे हैं अगर आप, तो पूछा जा सकता है। तो स्क्रू गेज लीस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो ये होता है, आपको पिच दिया हुआ रहता है और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में बताया हुआ रहता है। तो आपको अगर लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले को पुट अप करके फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट विच इज सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कोई भी क्वांटिटी का सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अभी ये 178.43 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसका अगर आपको बोला गया कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तो ये सारी क्वांटिटीज जो है वो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये कितना है, 5 है, ठीक है। इसका यूनिट का कोई रिलेशन नहीं होता है, हमको सिर्फ इस क्वांटिटी को देख के इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना पड़ता है, ठीक है। अब 165.02 है, अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होने वाला है, तो देखो वापिस जीरो अगर बीच में आता है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है तो उसकी कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर अगेन वापस कितना होगा, 5 ही होगा। अब आते हैं इधर, इस वाले पे थोड़ा ध्यान दे दो। अभी 0.001405 है। अब यहाँ जो नॉन डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, वो कौन से हैं, 1 4 और फिर इसके बाद 0 और 5, ठीक है। तो ये 4 डिजिट है, उसके पहले जो भी डिजिट है ना, ये सारे के सारे जीरो है। और टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम जब भी सिग्निफिकेंट फिगर बताना हो तो काउंट नहीं किया जा सकता है, दिस इज द रूल। तो अगर कोई पूछेगा कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 4 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 बीच में जीरो रहा चलता है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई नंबर है तो चलता है, राइट में भी है तो भी चलेगा, बट इट शुड नॉट बी टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। तो अगर वो इधर आ गया है ना, सो वी कांट काउंट इट और हमें ये इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फोर्थ एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, नॉन जीरो डिजिट के राइट के बाद में जो डिजिट है वो सारे जीरो है, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 4 आने वाला है, क्योंकि इसमें हम ये चारों वैल्यूज काउंट करेंगे। So therefore सिग्निफिकेंट फिगर, ये चारों के एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप से हम सिग्निफिकेंट फिगर कोई भी क्वांटिटी का बताते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझी है, आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट का काम नहीं है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने लास्ट पार्ट पे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, सीटी में बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, 0.5 से लेके 5 के बीच में इसकी रेंज होती है। 0.5 भी इसके अंदर रहता है, 5 नहीं रहेगा, लेकिन इनके बीच में जो नंबर्स हैं, इन्हीं का हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कैपेबल हैं। और अगर ऐसे में नहीं रहा तो हम उसको कन्वर्ट करके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। 2 एग्जांपल लिया है मैंने, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इससे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम, ठीक है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया है मैंने, इसका एसआई यूनिट कूलोम में है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.6 × 10⁻19। अब इसका कोई अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 2 है, राइट। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ध्यान में रखो, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि इट शुड लाई इन बिटवीन दिस 0.5 to 5। सो क्या ये वैल्यू 0.5 से लेके 5 के बीच में लाई कर रही है? यस, ऑफ कोर्स 1.6 इज बिटवीन 0.5 to 5। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए हमें सिर्फ ये रेंज देख लेनी है, अगर रेंज है तो ये कितना है पावर इसका, ये चीज हमको लिख देना है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 19 -19, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेकंड, 6400 किलोमीटर। पहली बात तो ये किलोमीटर में है, और दूसरी बात ये है कि इसकी रेंज इतनी हैवी है, तो इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता है 6400, अभी पहले कन्वर्जन कर लेते हैं।
अब इसको अगर मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 6400 इंटू 10⁻³ करूंगा तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद मेरे को इसको इस रेंज में लेके जाना है। एक काम करता हूं मैं, पहले तो इसको मैं 3 पॉइंट्स पीछे ले लेता हूं, तो मैं इसको 3 पॉइंट्स पीछे लिया मतलब 6.4 हो जाएगा। अब मैंने जब 3 पॉइंट पीछे लिया है तो इसको मैंने डिवाइड किया होगा 1000 से, और 1000 से डिवाइड किया है तब वो हो गया है 6.4, पर मल्टीप्लाई किया होगा तब ये 10⁻³ से बढ़ जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 10⁻6 मीटर। एंड एक्चुअली द फाइनल वन इज 6.4, और इस वैल्यू को अगर आप चेक करोगे तो 5 से ज्यादा है ये वैल्यू, दैट मींस इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अभी भी गलत आने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 10 से डिवाइड किया तो 6.4 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई भी करूंगा ना 10 से, और ऑलरेडी 10⁻6 है ही, तो टोटल कितना होने वाला है ये, इट कम्स आउट टू बी 10⁻7 इंटू ये हो जाएगा 0.64, और अगर आप 0.64 को देखोगे तो इट लाइज इन बिटवीन 0.5 to 5, तो मतलब ये वैल्यू इनके बीच में लाए हो गई ना 0.64, ये वैल्यू ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए इनके रेंज में लाए हो गई। अगर लाए हो गई तो इसका अगर कोई पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखो 2 है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाले डिजिट को हम काउंट नहीं करते अगर नॉन जीरो है तो। ठीक है, तो 6.64 आया हुआ है, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज 7। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और आई होप इस लास्ट वाले एग्जांपल से आपको सही से समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी का कैसे निकाला जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी वैल्यू का कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ क्लास 11 चैप्टर 1 शॉर्ट के अंदर खत्म होता है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।